नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं जीएस के यूपीएससी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की हमने ये सीरीज चला रखी है और सीरीज में हम कवर कर रहे हैं सभी की सभी कंप्लीट एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी। ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, उनकी शब्दावली क्या होती है, उनके आंसर्स कैसे आपको करना है, इस एनसीईआरटी क्लास में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप भविष्य के आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पूरी क्लास को प्रॉपर तरीके से देखें। इससे पहले 6 क्लास की कंप्लीट प्ले लिस्ट है, जिसमें यूपीएससी की एनसीईआरटी को किस तरीके से आपको पढ़ना है कंप्लीट करा दी है हमने। ये 7th क्लास का पहला चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे वास्तव में चैप्टर का नाम भारत की भौगोलिक स्थिति या विविधता। भौगोलिक विविधता भारत की क्या है, इसमें वो डिस्कस हम करेंगे कंप्लीटली। और आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। आप प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए और इसे अच्छी तरीके से समझते जाइए। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप इसकी पीडीएफ निकाल के उस पर अंडरलाइन कर सकते हैं। और यदि वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप पूरी वीडियो को प्रॉपर तरीके से वॉच करिए, क्योंकि कहते हैं कि आप यदि किताबों को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आपको जरूर लगेगा कि आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, लेकिन एट द एंड जब आप उस क्वेश्चंस के एमसीक्यू, उस वाले चैप्टर्स के एमसीक्यू करने जाएंगे तो आप 20 में से 15 क्वेश्चंस जरूर कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसे कम से कम 1 से 2 बार मन से पढ़ा है। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से ध्यान से पढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर चैप्टर्स में एनसीईआरटी ने एक कोड डाल रखा है। जो कोड होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है उस चैप्टर के बारे में कंप्लीटली होती है। तो इसमें भी यही है। चैप्टर का नाम भारत की भौगोलिक विविधता है। विविधता से आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद भी एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। डाइवर्सिटी, इंग्लिश वर्ड कहें तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में सब कुछ आता है। ठीक है। और भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकली कैसी कंडीशन है भारत की, स्पेशली भारत की। एक नाम है श्री अरविंद्र, इन्होंने एक कोड दिया है इस चैप्टर के आधार पर। ये कोड क्या है, किस प्रकार का है, ये समझते हैं। कोड इस प्रकार से है कि यह देश भारत अपने भौगोल भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सर्वथा भिन्न प्रतीत होता है। यही इसके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान होता है। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही भारत दूसरे देशों की कंपैरिजन में एक यूनिक कंट्री है, यूनिक देश है, विशिष्ट देश है। इसका चरित्र का निर्माण ही इस प्रकार से हुआ है। यहाँ की विविधता, यहाँ के धर्मों की विविधता, यहाँ पे जातियों की विविधता, यहाँ पर उसके पर्यावरण की विविधता, सब तरीके की विविधता पाए जाने के कारण बाकी के बाकी देशों से भारत अलग होता है। यह शास्त्री अरविंद जी ने कहा। कर्नाटक में एक कर्नाटक की स्थिति दिखा रहे हैं। कर्नाटक में स्थित जोग प्रपात या पठार या जलप्रपात पर ध्यान दीजिए। जलप्रपात की शक्ति को विशेष टरबाइनों के माध्यम से जल विद्युती में बदला जाता है। जो जलप्रपात होते हैं, बड़े ऊंचे स्तर से पानी का गिरना और उसमें टरबाइन लगाकर, टरबाइन को राउंड करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हम कर पाते हैं। ये कर्नाटक का जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कर्नाटक का है। ठीक है। और अब हम चैप्टर का टारगेट फिक्स करते हैं कि अभी हमें पढ़ना क्या है, वो कंप्लीटली समझते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें। वास्तव में देखा जाए तो प्रथम प्रश्न है, भारत की कुछ भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। दूसरा पढ़ना है हमें, भारत की भौगोलिक विविधताएं हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इसे बोलते हैं विविधताएं। क्या? विविधताएं। ठीक है। तो ये दो प्रश्न हमें इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये तो आप जानते होंगे आराम से। कोटेशंस बहुत आसान सा कोटेशन लिखा हुआ है। अंतरिक्ष की बात है। प्रथम अंतरिक्ष राकेश शर्मा जी की बात कर रहे हैं। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, ध्यान रखना,
1984 में अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से बात की थी। जब इंदिरा गांधी ने उनसे यह प्रश्न किया कि अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखता है, तब उन्होंने उत्तर दिया था सारे जहां से अच्छा। ओ माय गॉड, सबसे सारे देशों से अच्छा भारत दिखता है। यह 20वीं शताब्दी के आरंभ की एक प्रसिद्ध कविता की प्रथम पंक्ति है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वहां से पंक्तियां गढ़ित की गई हैं, ली गई हैं। आगे देखें, उद्धृत की गई हैं। आगे काफी अच्छा कंटेंट है, तो पढ़ने में मजा आएगा। इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में भौतिक मानचित्र को देखते रहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और एशिया महाद्वीप किसमें है? एशिया महाद्वीप का भाग है, मतलब इंडिया एशिया में आता है। अपने पड़ोसी देशों में देखा जाए तो पड़ोसी देश, पहला देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार के साथ मिलकर एक बड़े भूभाग का निर्माण करता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष 7वें स्थान पे है और एशिया का ये भाग है। इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये इनसे सारे से हम कह सकते हैं कि एशिया का निर्माण बड़े स्तर पे हो रहा है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्पेशल एक उपमहाद्वीप नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। सामान्यतः भारत को 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। भारतवर्ष को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है महान पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र के आधार पर। दूसरा है गंगा और सिंधु नदी का मैदान। तीसरा है मरुस्थलीय भूभाग। चौथा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय और उसके बाद द्वीप समूह। इस 5 भागों में पूरे भारतवर्ष को विभाजित किया जाता है। इस अध्याय में हम इन भूभागों के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इनकी मुख्य विशेषताओं पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इन भू आकृतियों की कुछ विशेषताएं समीप से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं। अभी इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कठिन है, क्योंकि भारत एक विशाल और अत्यंत विविधतापूर्ण देश है। इसका अनुभव शीघ्र ही आपको होगा। आगे दिखा रखा है क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में एक प्राकृतिक प्राचीर के रूप में खड़ी है, जबकि थार मरुस्थल और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा के रूप में उपस्थित है। ये भौगोलिक विशेषताएं हैं। भारत और महाद्वीप के अन्य भागों के मध्य विभाजक की भूमिका निभाने के साथ साथ भारत की जलवायु, संस्कृति, इतिहास का आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी स्थितियां भारत की चारों तरफ से है। पश्चिमी सीमा अरब सागर और थार मरुस्थल देख सकते हैं, हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ये प्राकृतिक सीमाएं हैं जो ज्योग्राफिकली के आधार पे हम बता पाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि वास्तव में 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उन 5 भागों में किस प्रकार से वर्णित किया गया है, उनका अध्ययन हमें आगे पढ़ना है। आज आइए आप हम भारत के उत्तर में स्थित हिमालय, सबसे ऊपर देखिए भारत का यदि मैप देखा जाए तो आप देखेंगे कि इस वाले उत्तर वाले रीजन में उत्तर में स्थित क्या है? हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों तक, फिर पूर्व की ओर एक साथ यात्रा करें तो मानचित्र पर विभिन्न रंग हमें पहले से ही भौगोलिक विविधता का आभास कराते हैं। मानचित्र की संकेत सूची को स्वयं को परिभाषित कीजिए और देखिए कि किस प्रकार विभिन्न रंग पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाइयों को दर्शाते हैं। पूरब से
हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण या आते हैं तो यहाँ अलग मिलेगा और इस साइड से आएंगे तो अलग, मतलब परिवर्तन मिलेगा। सबसे पहला हमारे पास है पहली श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हमें चर्चा करनी है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से पहले आप देख पा रहे हैं ये चित्र, मानव चित्र, ये मानव चित्र क्या बताने का काम कर रहा है, इसको और अच्छी तरह, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का उपग्रह से लिया गया। इस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। वहां से ये चित्र लिया गया था। मानचित्र पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई को देखिए, यह एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होती है। क्या आप मानचित्र की संकेत सूची के माध्यम से हिमालय के विभिन्न स्थानों की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं? नहीं, देखें आप कैसे, किस तरीके से। तो ये चित्र जो दिखा रखा है हिमालय की पर्वत श्रृंखला से ऊपर से लिया गया और काफी अच्छा चित्र दिखा रखा है। अब यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में, कुछ इसके बारे में पुनर्लोकन के लिए हम पढ़ सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में कई चोटियां 8000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंची हैं। इन समूह रूप से 8000 ही कहा जाता है, 8000 से ऊपर की हैं इसलिए 8000 ही कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखलाएं एशिया के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हैं। क्या आप विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम बता सकते हैं? आप बता सकते हैं माउंट आबू, 8500 कुछ मीटर कह सकते हैं ऊंचा है। आप समझ सकते हैं कि आपको पहले वाले चैप्टर या 6th क्लास में पढ़ाया गया है। गर्मियों में पर्वत पर जमी बर्फ पिघलती है और यही सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों को प्रमुख जल स्रोत बनाती हैं। तो कह सकते हैं कि बर्फ के पिघलने से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां जल स्रोत बनती हैं। ये नदियां, इनकी सहायक नदियां लोगों को पीने योग्य जल, कृषि और औद्योगिक उपाय के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। पीने के लिए पानी, कृषि के लिए और उद्योग के उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाती हैं। इसलिए कभी कभी हिमालय पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल शिखर कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, एशिया का जल शिखर कहा जाता है। हिमालय अनेक संस्कृतियों और आस्थाओं का केंद्र भी है। पर्वतों को पावन माना जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण यह तीर्थ स्थल आज भी संपूर्ण विश्व के संतों, महात्माओं और अन्य आध्यात्मिक साधकों को ध्यान, अर्चना और साधना के लिए आकर्षित करते हैं। भारतवर्ष की ये विशेषता रही है कि भारत की पर्वत श्रृंखला एक आध्यात्मिक स्थान रहा है, जहाँ पर महात्मा, संत, बड़े बड़े स्पिरिचुअल साधक वहां पर रहे हैं, मंदिर मिले हैं और बहुत सारे मठों की स्थापना की गई है। क्योंकि शांत वातावरण तो पूजनीय रहा है, पावन रहा है, इसलिए और भी हम कह सकते हैं कि हिमालय भारत के लिए एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, स्रोत है शांति का। ये गौमुख की स्थिति है। गौमुख का चित्र है, बर्फ देख पा रहे हैं आप, पूरी की पूरी बर्फ जमी हुई है। भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में गौमुख, गाय के मुख से निकलती है। गौमुख मतलब गाय के मुख से निकलती है। तो भागीरथी नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है। ये गंगोत्री हिमनद का मुहाना है, मतलब जहां से उत्पन्न होती है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है, सबसे बड़ा हिमनद है। इसे पवित्र माना जाता है, इसे सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। और यहाँ असंख्य तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती है। गौमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ या ट्रैकिंग भी है। अगली बार जब आप गंगा को देखें तो याद रखें, इसकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है, यहाँ से उसकी यात्रा आरंभ होती है। तो आप देख पा रहे हैं। अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, एक रोचक कथा के बारे में हम जानेंगे और हिमालय के निर्माण की हम चर्चा आज करेंगे। और आज हमारे पास जो टॉपिक होगा हिमालय की चर्चा पे ही होगा, पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। भारत का शीतल मरुस्थल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में कैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी रोमांचकारी टॉपिक होगा। चलिए इस टॉपिक को थोड़ी सा अच्छी तरह समझते हैं।
टॉपिक है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, एक रोचक कथा। ये यूरेशियाई यूरेशियाई प्लेट है। ये पूरी यूरेशियाई प्लेट है। अब वर्तमान में देखा जाए तो पूरा भारत ये था। अब भारत यहाँ पर इस स्थिति में वर्तमान में इतना सा बचा है। एक करोड़ वर्ष पहले की स्थिति कुछ और थी। ये वाला रीजन भी था इसी में। 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व में ये भी सारा आता था। ये प्लेट का लगातार दूर होना है। भूमध्य रेखा है 5.5 करोड़ वर्ष पूरा यहाँ से पूरा हिंद महासागर, ये पूरा का पूरा रीजन भारतवर्ष या हिंद कहलाता था। या और थोड़ी सा और बढ़ाएं तो 7.1 करोड़ वर्ष पहले देखा जाए तो ये पूरा रीजन इतना भारतवर्ष हुआ करता था। श्रीलंका अलग था। ये तो भारत की यूरेशियाई की ओर यात्रा है कि किस तरीके से वो प्लेट खिसकी और दूरी बढ़ती गई और भारतवर्ष अब इतना मिलता है। ठीक है। उसके बाद बहुत समय पहले भारत, सबसे पहले देखा जाए तो भारत का निर्माण जो हुआ है, बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था। सबसे पहले किसका भाग का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड्स या गोंडवाना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था, उसके पास में क्या था? अफ्रीका था, जो कालांतर में भूभाग अलग हो गया है, धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा है। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया। इससे टकरा टकरा गया। जैसे ही भारतीय भूभाग में यूरेशिया को धकेला तो उसके बीच की भूमि क्या हो गई? अनिवलित या सिलवटदार हो गई और ऊपर ऊपर उठने लगी। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को अ, धकेलने पर उसमें सिलवट पड़ जाती है, इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वतों का निर्माण होने लगा और ये 550 वर्ष पहले ऊपर होने लगा। और ऐसे धीरे धीरे ये कह सकते हैं पर्वतों का निर्माण यहाँ पर होना चालू हो गया। आगे स्थिति क्या हुई? आगे स्थिति हुई कि अचानक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है। लगातार 5 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है, जो आपके बालों के बढ़ने की दर से बहुत धीमी है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रतिवर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है। एक सहशास्त्री इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है और ये कह सकते हैं कि 100 साल में इसकी ऊंचाई 5 मीटर तक बढ़ जाती है। ये हिमालय शैलों में बड़ी हुई पड़ते हैं। किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? हिमालय शब्द संस्कृत के दो शब्द से हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब निवास ग्रह से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है बर्फ का घर हिमालय। ठीक है। आगे देखिए क्या है। हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। हिमालय को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहला है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब बेहद हिमालय पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक विकट है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमाच्छादित रहता है। जीवन अत्यंत कठिन है। यहाँ मानव बस्तियां अधिक नहीं है। हिमाद्री क्या है? हिमाचल क्या है? हिमाचल लघु हिमालय है। हिमाचल क्या है? लघु हिमालय है, जहाँ वैध हिमालय के दक्षिण में स्थित। इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे पहुंच सकते हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। नैनीताल, मसूरी, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, हिमालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। तो हिमाचल में है। शिवालिक पहाड़ियां, जिसे बाह्य हिमालय कहते हैं, हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला बनती, जिससे घुमावदार पहाड़ियां, घने जंगल सम्मिलित हैं। ये गिरिपता वन जीवों से समृद्ध है, जो हिमालय और गंगा के मैदान या कह सकते हैं जिसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, इसके बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो 3 प्रकार से हम कह सकते हिमाद्री और हिमाचल और साथ ही साथ शिवालिक पहाड़ियां 3 पार्ट में डिवाइड है। ये ऊंची और बीच की और कह सकते हैं लास्ट की पहाड़ी के बारे में बताया गया है। देखिए ये हिमालय प्रदेश में काठकुनी घर है। काठकुनी घर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काठकुड़ी अथवा धज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। ऐसा घर जो होता है, इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर लकड़ी के संयोजन से बनाया जाता है।
जो न केवल घर को गर्म कर रखता है बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति को क्षति से भी बचाता है। गर्मी को कम करने के साथ साथ ये क्षति से भी बचाता है, भूकंप की स्थिति से भी बचाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीवों की अधिक विविधता को पाई जाती है। उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदाय द्वारा भी संरक्षित किया जाता है। तो ये उद्यान है वहाँ का, हिमालय का, जिसे बोलते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। यहाँ हिमालय मोनल मतलब नर पक्षी रहते हैं। लद्दाख स्थित बौद्ध मठ है। हिमाचल प्रदेश में प्रभावित ब्यास नदी है। हिम तेंदुआ है। हिमाचल क्षेत्र के स्थानीय बाजार में प्रदर्शित कृषि उपज ऑपरेंस रोडोडेंड्रोन एक पुष्प एक विशेष प्रकार का शीतल पेय बनाया जाता है। ये सारे के सारे देख पा रहे हैं आप सारे दृश्य। ठीक है, अभी हमें इसे पढ़ना है और ये चित्र काफी इंटरेस्टिंग है। गंगा के मैदान से पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह। ठीक है, यहीं तक हमारे, वास्तव में देखा जाए तो हमें आज यहीं तक करना था और हमारे पेज हो गए हैं 7। और दूसरी क्लास में जब भी हम शाम को लेंगे या कल लेंगे तो उसमें हम कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं हम जीएस के यूपीएससी में। आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और प्रॉपर तरीके से सीखते रहें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वही हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है। थैंक यू एवरीवन।